लास्ट क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ा था? किसके बारे में? डोज के, हर कमर्शियल डोज कैलकुलेशन करने का, और उसके पहले एडजेंट्स के बारे में बात किया था, एडजेंट्स के साथ सेफनर्स के बारे में बात की। ठीक है, कल का क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं अपन। उसको मैंने कहा था कि एक फार्मर है, अ फार्मर अप्लाई प्रिटिला क्लोर, इसका 25 पीसी था प्रिटला क्लोर का। ठीक है, अ फार्मर अप्लाई प्रिटला क्लोर 25 पीसी at the rate of 0.75 kg AI per hectare for controlling the language to controlling the transplanted controlling transplanting, जो भी मतलब किसके लिए, वीड कंट्रोल के लिए, और एरिया हमें कितने एरिया के लिए निकालना था, 4 हेक्टेयर के लिए। इसका राइट आंसर आपका कितना रहा था, 12 केजी। किस फॉर्मूले से निकाला था, A इंटू आर, या फिर आप लिख सकते हो R इंटू A इंटू 100 डिवाइडेड बाई P। ठीक है, P जो परसेंट था उसका 100 चला गया था। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो, और इसमें जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, अ फार्मर अप्लाई, क्या दे रखा है हेर्बिसाइड का नाम, प्रिटला क्लोर, और ये है 25 EC। एक बार इसको समझने की कोशिश करना, हेर्बिसाइड में दे रखा है प्रिटला क्लोर, क्या है, प्रिटला क्लोर। इसकी जो EC दे रखी है यानी इमल्सिफाई कंसंट्रेट दे रखा है, वो कितना है, 25 है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, मान लो जैसे कि बाजार में आप गए, मार्केट के अंदर गए, और मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था, प्रिटला क्लोर। अब मार्केट में प्रिटला क्लोर के नाम से नहीं आता है, रिफिट के नाम से आता है। किसके नाम से आता है, रिफिट के नाम से। और इसके ऊपर मेंशन रहेगा 25 EC एट द रेट ऑफ 0.75 kg AI पर हेक्टेयर। इस तरीके से इस पे मेंशन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना है प्रिटला क्लोर 25 EC का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ये हर्बिसाइड का जो डिब्बा है वो कितने केजी का है, 1 केजी का है। कितने केजी का है, 1 केजी का। इस 1 केजी में 25 EC, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में प्रिटला क्लोर की जो वह मात्रा जो हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कितनी है, केवल 25%। 25% क्या है, AI है। ये चीज समझ में आया। 1 केजी का 25% AI निकालोगे तो कितना आएगा, 0.25 केजी, यही आएगा, 0.25 केजी AI आया। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिटला क्लोर का 1 केजी का डिब्बा अगर हम खरीदेंगे तो उस एक डिब्बे के अंदर कितनी ऐसी मात्रा है जो केवल हर्बिसाइड को किल करेगी, तो कितना केजी है, केवल 0.25 केजी AI है। कितने में, 1 केजी के अंदर। समझ में आया ये चीज। अब यहां पर देखो हमें कितना डालना है, 1 हेक्टेयर के अंदर वेट कंट्रोल करने के लिए कितना AI डालना है, 0.75 केजी डालना है। मतलब हमें इस प्रिटला क्लोर को कितना खरीदना पड़ेगा मार्केट में जाकर, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो, 1 2 3 4, कितना केजी खरीदना पड़ेगा, जब जाकर कितनी मात्रा अप्लाई होगी, 0.75 केजी AI पर हेक्टेयर अप्लाई होगी। तो कितना खरीदना पड़ेगा, 3 केजी। 3 केजी कैसे, 1 केजी खरीदेंगे तो 0.25, एक और केजी खरीदेंगे तो 0.25, एक और केजी खरीदेंगे तो 0.25, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.75 केजी AI पर हेक्टेयर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिटला क्लोर जो मार्केट में आता है उसका वजन 1 केजी है, और उसका फॉर्मुलेशन कितना दे रखा है, 25 EC। इसका मतलब उस 1 केजी में 25% ही केवल ऐसा प्रिटला क्लोर है जो हर्बिसाइड को किल करेगा। समझ में आया। तो 1 केजी के अंदर कितना केजी हुआ, 0.25 केजी AI हुआ। समझ में आया। 3 केजी अगर हम खरीदा तो 3 केजी में कितना है, 0.75 केजी AI है। कितना है, 0.75 केजी AI है। अब हमें देखो कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितना अप्लाई करना था, 0.75 केजी AI अप्लाई करना था। तो हम कितना मार्केट से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, 1 हेक्टेयर के लिए 3 केजी, और 4 हेक्टेयर के लिए अगर हमें कंट्रोल करना है तो कितना खरीदेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 केजी। एक और न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, एक बार बोलना कोई, क्या था वो, एट्राजीन का था या सीमाजीन का था, सीमाजीन का था। सीमाजीन का 50% वेटेबल पाउडर,
1 kg AI पर हेक्टेयर, AI पर हेक्टेयर, और एरिया कितना था 5000 मीटर स्क्वायर। ये है। मार्केट के अंदर गए, मार्केट के अंदर सीमाजीन हम जब डिब्बे पे देखते हैं तो उस पे क्या लिखा हुआ होता है 50% WP, और एप्लीकेशन रेट क्या दे रखी है, ये क्या है हमारे लिए, रेट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है, रेट ऑफ एप्लीकेशन। यदि 1 हेक्टेयर के अंदर हमें वीड को कंट्रोल करना है तो एट्राजिन को कितना डालना पड़ेगा 1 kg। कितना डालना पड़ेगा 1 kg। कितने हेक्टेयर के अंदर कंट्रोल करने के लिए 1 हेक्टेयर के अंदर। मार्केट में गए, सीमाजीन का 1 kg डिब्बा हमने उठाया और उसके अंदर देखा कि कितना AI होगा, तो जाहिर कितना क्या लिखा हुआ है 50% वेटेबल पाउडर। क्या लिखा हुआ है 50% वेटेबल पाउडर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg अगर हम सीमाजीन खरीदते हैं तो इसमें केवल और केवल 0.5 kg ही क्या है AI है। यानी यहां पर सीमाजीन जो एक्चुअल में हर्बिसाइड को वीड को किल करेगा वो केवल कितना है 0.5 kg। क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 50%। 50% 1 kg का 50% निकालते हैं तो कितना है 0.5 kg। समझ में आया। अब हमें अगर 1 हेक्टेयर के लिए कंट्रोल करना होता, 1 हेक्टेयर में वीड को कंट्रोल करना होता तो हमें कितना केजी AI देना होता 1 kg, और 1 kg AI देने के लिए हमें कितना सीमाजीन खरीदना होता भाई। 1 kg खरीदा तो 0.5, एक और केजी खरीदेंगे तो 0.5, यानी टोटल कितना खरीदना था 1 kg खरीदना था। अब किसके लिए है ये 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन हमें एरिया क्या दे रखा है 5000 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, तो हमने जो कमर्शियल डोज खरीदी है वो कितनी है 0.5 kg। ठीक है, ये है आपको कि अगर फॉर्मूला याद ना हो उस केस में। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या होता है R इंटू ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई P, और ये किसको कैलकुलेट करता है कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। R क्या है रेट ऑफ एप्लीकेशन। रेट ऑफ एप्लीकेशन आपको दे रखा होगा। ए जो है एरिया याद रखना है हमेशा किस में आएगा हेक्टेयर में आएगा। ठीक है, 100 कैसे आया कि नीचे जो फॉर्मुलेशन परसेंटेज है उसका हमने क्या लिखा है 100 लिखा है। ये चीज क्लियर है। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। आपके बीड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। इसके पहले एक वर्ड में लिखता हूं हर्बिसाइड एक्टिविटी। हर्बिसाइड एक्टिविटी, हर्बिसाइड एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी हर्बिसाइड की वह एबिलिटी कि वो प्लांट को किल कर सकता है। देखो हर्बिसाइड क्या होता है हर्बा प्लस साइडो, लेटिन वर्ड है हर्बा प्लस साइडो। हर्बा मींस क्या होता है हर्बेसियस प्लांट, साइडो मतलब क्या होता है ऐसा केमिकल जो किल कर सकता है। तो दोज केमिकल दैट किल एन हर्बेसियस प्लांट उसको हम क्या बोलेंगे हर्बिसाइड बोलेंगे। हर्बिसाइड एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या है किसी भी हर्बिसाइड के अंदर ऐसी एबिलिटी कि वो प्लांट को किल कर सके, प्लांट को किल सके कर सके। हो सकता है वो वीड प्लांट हो सकता है वो क्रॉप प्लांट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे हर्बिसाइड एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं ऑफ अ हर्बिसाइड टू किल अ प्लांट। ठीक है, और ये प्लांट जो है चाहे आपका वीड भी हो सकता है और क्रॉप प्लांट भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं हर्बिसाइड एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आता है यहां पर हर्बिसाइड एक्टिविटी को हम दो ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये हर्बिसाइड क्या हो सकता है सेलेक्टिव भी हो सकता है और नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है। सेलेक्टिव होगा उस केस में क्या होगा केवल और केवल ये किसको किल करेगा वीड को किल करेगा, क्रॉप प्लांट को किल नहीं करेगा। और नॉन सेलेक्टिव के केस में क्रॉप को भी करेगा और वीड को भी करेगा। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हम एक वर्ड लिख सकते हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है एबिलिटी ऑफ अ herbicide to kill only टारगेट प्लांट। और टारगेट प्लांट क्या होता है क्रॉप प्लांट होते हैं या वीड प्लांट होते हैं वीड प्लांट होते हैं। किल ओनली टारगेट प्लांट एंड नॉट अफेक्ट टू नॉन टारगेट प्लांट। नॉन टारगेट प्लांट क्या होते हैं क्रॉप प्लांट।
तो फर्स्ट हो गया हर्बिसाइड एक्टिविटी, सेकंड आ गया आपका हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी। ठीक है, हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी के अंदर एक टॉपिक आता है आपका इसमें सेलेक्टिविटी इंडेक्स। सेलेक्टिविटी इंडेक्स, सेलेक्टिविटी इंडेक्स जिसको हम SI से इंडिकेट करते हैं, इट इज द मैक्सिमम डोज tolerated by a crop divided by minimum dose required to kill a weed plant। एक पॉइंट और याद रखना है, सेलेक्टिविटी इंडेक्स ऑलवेज 2 या 2 से अधिक होना चाहिए और एट्राजिन के केस में इसकी वैल्यू 4 होती है। एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, एक बार आप लोग बोर्ड पे देखना, हर्बिसाइड एक्टिविटी, सोरगम और आपका वीट जो है दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? सोरगम और वीट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 450 से 650 हेक्टेयर है ना। फ्री फायर लवर, वाह ठीक है, नाम अलग है फ्री फायर। चलो सेलेक्टिविटी इंडेक्स, यहां पर देखो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको पता है हर्बिसाइड एक्टिविटी। हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी जैसे ही आपने देखा कि केवल और केवल किसको किल करेगा? वीड प्लांट को, क्रॉप प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है सेलेक्टिविटी इंडेक्स। क्या है सेलेक्टिविटी इंडेक्स? सेलेक्टिविटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम डोज टॉलरेटेड बाय अ क्रॉप, कि कितनी डोज को जो है क्रॉप प्लांट टॉलरेट कर सकता है, क्या है, डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल अ वीड प्लांट। एक वीड प्लांट को किल करने के लिए कितनी मिनिमम डोज हमें रिक्वायर्ड है। ये पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए बात होगी। जैसे मान लो एट्राजिन की बात करें तो एट्राजिन का एप्लीकेशन सोरगम में करते हैं, मेज में करते हैं, तो एट्राजिन की कितनी मात्रा को जो है, कितनी मैक्सिमम डोज को वो मेज जो है वो टॉलरेट कर सकती है, डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल द वीड प्लांट। ठीक है, फील्ड के अंदर जो वीड है उनको किल करने के लिए कितनी मिनिमम डोज हमें चाहिए। इन दोनों का रेशो अगर कितने से ज्यादा है, 2 से अगर ज्यादा है, तो ये हर्बिसाइड क्या होता है? सेफ होता है। क्या होता है? सेफ होता है। और एट्राजिन की वैल्यू जो है कितनी होती है? 4, या एट्राजिन का सेलेक्टिविटी इंडेक्स कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सेलेक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है? सेलेक्टिविटी इंडेक्स का मतलब है मैक्सिमम डोज टॉलरेटेड बाय अ क्रॉप डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल अ वीड प्लांट। इसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो 20 ppm कंसंट्रेशन जो है किसी वीड प्लांट को किल करने के लिए आवश्यक है, यानी 20 ppm डालते हैं जो है मिनिमम, इतनी कंसंट्रेशन के अंदर वो वीड प्लांट क्या हो जाता है? किल हो जाता है। और वो हर्बिसाइड है मान लो एट्राजिन। क्या है? एट्राजिन। वहीं 40 ppm डोज को जो है मेज क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। तो इसके लिए सेलेक्टिविटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए सेलेक्टिविटी इंडेक्स की वैल्यू कितने से ज्यादा होती है तब वो सेफ मानी जाती है। कितने से ज्यादा हो? 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा, अगर 2 से कम होती है तो वो क्या होती है? हार्मफुल होती है। अब हार्मफुल क्यों होती है? कि कहीं ना कहीं मान लो कि यदि हम बात करते हैं कि 20 ppm जो है वो किसके लिए होती? क्रॉप के लिए होती। और 20 ppm किसके लिए होती? किसी वीड को किल करने के लिए होती। मैक्सिमम डोज कितने को टॉलरेट कर सकता है? 20 ppm को। मिनिमम डोज कितनी रिक्वायर्ड है? 20 ppm। दोनों को क्रॉस करते तो कितना आता? 1 आता। मतलब कहीं ना कहीं अगर मान लो आपने थोड़ा सा भी डोज अगर और डाला तो उसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट आना स्टार्ट कर देगा, यानी कहीं ना कहीं सेलेक्टिविटी जो थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सेलेक्टिविटी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए। तब तो क्या होता है? ये सेफ होता है। और 2 से अगर कम होगी तो क्या होता है? ये हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन एट्राजिन के केस में सेलेक्टिविटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका काइंड ऑफ सेलेक्टिविटी या टाइप्स ऑफ सेलेक्टिविटी। टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है फिजिकल सेलेक्टिविटी। फिजिकल
सेलेक्टिविटी, इसको ए नाम दे देते हैं। एक बार सारे सेलेक्टिविटी के टाइप्स को समझते हैं, ध्यान देना। मान लो ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ये कोई क्रॉप प्लांट आपने ग्रो कर रखा है, ठीक है, और इस क्रॉप प्लांट के साथ में जो है यहाँ पर ये कुछ वीड के प्लांट भी हैं और कुछ सीड्स भी हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हो और ये हर्बिसाइड की नेचर जो है वो क्या है, सेलेक्टिव नेचर है। कौन सी नेचर है, सेलेक्टिव। यानी जैसे ही आप हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करोगे, क्रॉप प्लांट के ऊपर तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वीड प्लांट को क्या कर देता है, ये किल कर देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्रॉप प्लांट यहाँ पर किल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वीड प्लांट यहाँ पर इजीली किल हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं जिसकी वजह से सिलेक्टिविटी गवर्न होती है, यानी एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने से केवल और केवल वीड प्लांट ही किल होते हैं, क्रॉप प्लांट किल नहीं होते हैं। इसका रीजंस क्या है, किस वजह से जो है ये सिलेक्टिविटी गवर्न होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है आपका फिजिकल सिलेक्टिविटी। कौन सा है, फिजिकल सिलेक्टिविटी। फिजिकल सिलेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, वो कोई सा भी तरीका जिससे कि हम फिजिकल ऑपरेशन के माध्यम से, जैसे मान लो सोविंग मेथड्स के माध्यम से, या फिर जैसे कि अगर हम बात करें आपके प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है, ठीक है, या प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड आफ्टर द सोविंग बट बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप सीड इज नोन एज अ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। अगर मान लो मैं पल्सेस की बात करता हूं, ठीक है, दालों की बात करते हैं, तो दालों की जो सीड डेप्थ होती है, राइट सी बात है, 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम सोविंग करते हैं। जबकि जब मैं आपको वीड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जो वीड सीड बैंक है, क्या है, वीड सीड बैंक जो है वो मेनली कितनी सेंटीमीटर डेप्थ पर प्रेजेंट होता है, 1 to 1 कितना 1.5 से लगभग 1.25 सेंटीमीटर डेप्थ पर क्या रहते हैं, आपके वीड के सीड रहते हैं। अब आपने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने से ये अपर लेयर के अंदर मान लो क्या है, आपके वीड सीड है, ठीक है, 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर ये आपके क्या है, क्रॉप सीड है। ऊपर कौन से सीड है, वीड सीड, नीचे कौन से हैं, क्रॉप सीड। तो इस प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के जो कांटेक्ट में आएंगे वो वीड सीड आएंगे या क्रॉप सीड आएंगे, वीड सीड आएंगे। यानी वीड सीड का कांटेक्ट किससे होगा, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड से होगा, जबकि क्रॉप सीड का कांटेक्ट जो है उस प्री इमरजेंस हर्बिसाइड से नहीं होगा। तो यहां पर हमने कोई ना कोई फिजिकल ऑपरेशन किया है, कहीं ना कहीं हमने हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया है, इट इज द फिजिकल मेथड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालने से आपके क्रॉप सीड तो अफेक्ट नहीं होते हैं और केवल वीड के सीड ही किल होते हैं। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सिलेक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल सिलेक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर है। और इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी कैसे है कि क्रॉप सीड को हमने डेप्थ पर सोविंग किया, ठीक है, और जबकि आपकी अपर सरफेस में क्या है, वीड के सीड है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालने से केवल वीड के सीड ही कांटेक्ट में आएंगे, जबकि क्रॉप के सीड डेप्थ पर थे, इस वजह से कांटेक्ट में नहीं आए। तो फिजिकल सिलेक्टिविटी के अंदर फर्स्ट क्या जाएगा आपका, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। कौन सा जाएगा, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। तो फिजिकल सिलेक्टिविटी के अंदर हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। अब डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो मैं लिखूं पेंडामिथालिन। पेंडामिथालिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है या प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है, प्री इमरजेंस है, तो पेंडामिथालिन इन पल्सेस, ठीक है। ये किस प्रकार की सिलेक्टिविटी का एग्जांपल हो जाएगा, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। समझ में आया कैसे होगा। पेंडामिथालिन क्या है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, पल्सेस जो है 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर हमने सोविंग किया है। पेंडामिथालिन का एप्लीकेशन करेंगे तो सरफेस के अंदर जो सीड प्रेजेंट है, यानी 1.25 सेंटीमीटर डेप्थ पर जो वीड सीड प्रेजेंट है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। तो पेंडामिथालिन केवल और केवल उन्हीं सीड को किल करेगा, जबकि क्रॉप प्लांट के सीड को किल नहीं करेगा। डेप्थ पर होने की वजह से ये सीड किल नहीं हुए, इस वजह से इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हमने क्या कहा, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी का। क्या कहा, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। सेकंड इसके अंदर आता है एप्लीकेशन मेथड। एप्लीकेशन मेथड्स के द्वारा, एप्लीकेशन मेथड्स की अगर हम बात करते हैं
एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये क्रॉप रो है, ठीक है, ये क्या है आपकी क्रॉप रो, और ये क्रॉप मान लो आप कौन सी है, जूट की क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, जूट की क्रॉप है। अब जूट के फील्ड में जो है ब्रॉडली फीड हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, ब्रॉडली फीड हो रखे हैं। तो हम एक ऐसा इंप्लीमेंट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं स्प्रे हुड। क्या कहा जाता है, स्प्रे हुड कहा जाता है। स्प्रे हुड आपने देखा होगा कि घर पे जब झाड़ू निकालते हैं तो लास्ट में जो कचरा होता है, बारीक कचरा होता है, उसको उठाकर जो है कचरे के डिब्बे में डाला जाता है। देखा है आपने कभी, देखा है? इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इस तरीके से पीछे डंडा लगा हुआ होता है, देखा। अगर मान लो एक और इसकी तरीके की स्ट्रक्चर हम लेंगे और उन दोनों को ऊपर रख देंगे तो जाहिर सी बात इसमें कहीं ना कहीं गैप रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक इंप्लीमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रे हुड बोलते हैं। तो यहां से जो है एक टंकी होती है, उसके माध्यम से पाइप कनेक्टेड होता है और यहां से जो है हर्बिसाइड का स्प्रे होता है। तो मान लो जैसे कोई फार्मर है, वो स्प्रे हुड को लेगा और केवल इस रो जोन के बीच में जो है, क्रॉप रो जोन के बीच में जाएगा और इन वीड के ऊपर क्या करेगा, हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करेगा। तो किस क्रॉप में किया जाता है, जूट क्रॉप में। कौन से हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया जाता है, 2,4-D का। किस मेथड के माध्यम से या किस इंप्लीमेंट के माध्यम से, स्प्रे हुड। तो इस प्रकार की सेलेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल सेलेक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन कौन सी फिजिकल सेलेक्टिविटी, किसकी वजह से है, एप्लीकेशन मेथड की वजह से। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एग्जांपल में, स्प्रे हुड, सॉरी है ना, स्प्रे हुड फॉर वीड कंट्रोल इन जूट। इसके अलावा एक दो इंप्लीमेंट और हैं, जैसे कि एक आपका हर्बिसाइड ग्लव्स। आपने ग्लव्स कहा जाता है उनको, अंग्रेजी में ग्लव्स कहा जाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ग्लव्स बोलते हैं, ठीक है, कि ग्लव पहनेंगे ना ऐसे। जैसे कि गुड़ हॉल को क्या बोलते हैं, गुड़ाल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज के अंदर आप इनको क्या बोलते हैं, ग्लव्स बोलते हैं, ठीक है, कि ग्लव्स पहन के जो है केपरिंग करना या जो भी है, लेकिन ये क्या होते हैं, ग्लूव्स होते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड का हमने लिया, हाथ के अंदर डाला, और जहां जहां आपका वीड प्लांट है वहां वहां जाकर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये भी सेलेक्टिविटी को गवर्न कर रहा है, और सेलेक्टिविटी जो गवर्न हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एप्लीकेशन मेथड की वजह से। एप्लीकेशन मेथड्स किस में आते हैं, फिजिकल के अंदर। तो फिजिकल सिलेक्टिविटी में क्या आता है, एप्लीकेशन मेथड। और इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, ग्लूव्स हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ग्लूव्स। एक और होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन। क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जहां पर वीड प्लांट है, पैचेस के अंदर अगर मान लो वीड प्लांट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से आपने क्लीनर देखा है, लैपटॉप क्लीनर वगैरह ऐसे आते हैं, या कार की जब वॉशिंग करते हैं तो एक उसको दबाते हैं, या आप भी हेयर कट पे गए होंगे और आप भी हेयर कट वाले, तो नाई जो है वो हेयर कट वाला इस तरीके से करता है, यानी जहां जहां उसको पानी डालना होता है वहां वो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन भी क्या है, एप्लीकेशन का मेथड है, और किसको गवर्न करता है, सेलेक्टिविटी को। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर रोपे विक एप्लीकेटर का भी यूज किया जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, एप्लीकेशन मेथड है, और इनकी वजह से भी क्या होता है, सिलेक्टिविटी गवर्न होती है, यानी क्रॉप प्लांट किल नहीं होता है और केवल क्या किल होता है, वीड प्लांट किल होता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर थर्ड नंबर पर हम लिख सकते हैं पॉलीथीन सीट के माध्यम से, पॉलीथीन शीट। और एक और हम लिख सकते हैं बाय पोर्ट, ठीक है, अर्थ पोर्ट जिनको हम बोलते हैं। पॉलीथीन सीट, अब पॉलीथीन सीट किस तरीके से सेलेक्टिविटी को गवर्न करती है, मान लो जैसे कि ये हमारा क्रॉप रो जोन है, ठीक है, ये क्रॉप रो जोन है, और एक और जो है हमारा क्रॉप रो जोन है। आप लोगों ने कभी स्ट्रॉबेरी का पॉलीथीन मल्च देखा है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर, ठीक है। तो उस तरीके की स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं कि क्रॉप रो जोन को किससे कवर कर देंगे, पॉलीथीन की से, और उसके बाद में जो है मान लो यहाँ भी क्रॉप रो है तो इनको हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया, और फिर हम जो है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर देंगे। तो ये भी एक सिलेक्टिविटी को गवर्न कर रहा है, पॉलीथीन सीड। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्रॉप प्लांट को तो हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। जो रो जोन था जहां पर हमने कोई क्रॉप प्लांट नहीं किया था, वहां पर हम क्या करेंगे,
हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, सिलेक्टिविटी को गवर्न करेगा, क्रॉप प्लांट किल नहीं होंगे और क्या किल होंगे, केवल वीट प्लांट। इसके बाद एक और है आपका अर्थ पोर्ट। अर्थ पोर्ट को जिसको हम मिट्टी के बर्तन बोलते हैं, मान लो जैसे कि किसी क्रॉप प्लांट है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिट्टी के घड़े के माध्यम से ढक देंगे, ढकने के बाद फिर हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे, तो जो भी इसके आसपास के वीड प्लांट होंगे वो तो किल हो जाएंगे, लेकिन ये किल नहीं होगा। समझ में आया? तो ये भी आपका क्या है, सेलेक्टिविटी को गवर्न करता है। अर्थ पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2-3 साल पहले, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, कि मान लो अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ड्रिप इरिगेशन की, अर्थ पोर्ट के माध्यम से, या स्प्रिंकलर की, या और कोई फरो मेथड मानो, अर्थ पोर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अर्थ पोर्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिजिकल सेलेक्टिविटी समझ में आया कि किस तरीके से फिजिकल फैक्टर्स जो है इस चीज को गवर्न करते हैं कि क्रॉप प्लांट किल नहीं होगा और केवल क्या किल होगा, वीट प्लांट किल होगा। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सिलेक्टिविटी। इसके अंदर फर्स्ट है डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी मैंने बताया कि जब हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं तो केवल और केवल जो सरफेस लेयर होती है 1.25 सेंटीमीटर जो सोइल होती है वहां वीट के सीड ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो तो इस पेंडामेथालिन के कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन जो पल्सेस होती है जिनकी डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी। फिर एप्लीकेशन मेथड्स हो गए, फिर आपका पॉलीथीन सीट हो गया और एक आपका अर्थ पोर्ट हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, फिजिकल सिलेक्टिविटी के। ग्लूज का मतलब ये आ गया ग्लूज, ठीक है, एप्लीकेशन मेथड्स के अंदर। यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल था ये हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया था, ठीक है। इसके बाद यहां पर आज इसका बताने का रीजन यही था कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर जो मेंशन होती है, जैसे मान लो 0.75 केजी एआई पर हेक्टेयर, ये है आपकी एप्लीकेशन रेट, रेट ऑफ एप्लीकेशन। 25 पीसी का मतलब इस फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट के अंदर एआई कितना है, तो एआई को कौन इंडिकेट करता है, ये हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन के अंदर दी गई मात्रा इंडिकेट करती है। जैसे 50 ईसी होता, इसका मतलब क्या है कि 1 केजी वेट में 50% क्या होता है आपका, एआई होता। अगर मान लो 100 ईसी होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट क्या है, जहरीला है। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था। एक बार आप इन दोनों को लिखिए, हर्बिसाइड एक्टिविटी और वो सेकंड पॉइंट। ये लिखा क्या आप लोगों ने, जिसने लिखा ये लिखिए फटाफट थोड़ा सा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मस्टर्ड जो है बड़ी फेमस हुई थी, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड। किसी को पता है वो कौन सी वैरायटी थी? हाँ, धारा मस्टर्ड 11, DMH 11 है ना, धारा मस्टर्ड 11। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था अभी PhD 2023 में, इनके बारे में बात करेंगे। हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी, जैसे ही नाम आए सेलेक्टिविटी मतलब क्रॉप को किल नहीं करेगा, वीट प्लांट को किल करेगा। अर्थ पोर्ट में कुछ नहीं है भाई, मिट्टी का बर्तन आपको लेना है, मिट्टी के बर्तन के माध्यम से उस क्रॉप प्लांट को, क्रॉप प्लांट तो वैसे नहीं करते, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, इनके अंदर जो अर्ली स्टेज वेजिटेबल्स के अंदर मेनली हम कर सकते हैं, या प्लांटेशन क्रॉप के लिए कर सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, है ना, उनके माध्यम से अगर कवर कर देंगे, जैसे मान लो ये आपका क्रॉप प्लांट है या फिर कोई भी प्लांट है, इसको हमने पोर्ट के माध्यम से कवर कर दिया और इसके आसपास के वीड को किल करने के लिए हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड या सिलेक्टिव हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सेलेक्टिविटी इंडेक्स, मैक्सिमम डोज टॉलरेटेड बाय अ क्रॉप डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल अ वीड प्लांट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी इंडेक्स। एट्राजीन के लिए याद रखना है कितना होता है, 4 होता है, जबकि अदर हर्बिसाइड्स के लिए कितना होता है, 2 से ज्यादा हो तो क्या होता है, सेफ होता है, 2 से अगर कम होता है क्या होता है, ये अनसेफ होता है। लिखा यहां तक? टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, इसके अंदर फर्स्ट लिखो फिजिकल सिलेक्टिविटी। ग्लूज का मतलब कुछ नहीं है, हाथ में आपने दस्ताने पहने हैं, हिंदी में बोल सकते हैं दस्ताने। दस्ताने पहनकर आपने वीड्स को, जो पाउडर फॉर्म वाला जो हर्बिसाइड होता है उसको अपने हाथ में लिया, जहां आपका वीड प्लांट है वहां पर गए उसको डाला, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूव्स के माध्यम से सिलेक्टिविटी गवर्न हो रही है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मेथड्स के अंदर स्प्रे हुड फॉर वीड कंट्रोल इन जूट, और यहां पर जो है 2,4-D हर्बिसाइड के लिए यूज किया जाता है ये स्प्रे हुड।
2,4-D, ब्रैकेट में लिख लेना 2,4-D के लिए। जूट क्रॉप के अंदर 2,4-D का जो एप्लीकेशन किया जाता है स्प्रे हुड के माध्यम से किया जाता है। ग्लूव्स हो गए, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेटर है, सॉरी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेटर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेटर, एक है आपका रोपेविक एप्लीकेटर, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एप्लीकेटर, रोपेविक एप्लीकेटर। ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ये 2022 का क्वेश्चन है शायद। इन वन क्वेश्चन फरो ओपनर यूज इन जीरो टिलेज सीड ड्रिल, सोए टाइप, होए टाइप, इन्वर्टेड टी टाइप या डिस्क टाइप। मैंने आपको लास्ट में जब टिलेज हो गया था तो इन्वर्टेड टी टाइप जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, फरो ओपनिंग करते हैं। इन्वर्टेड टी टाइप इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। एक बार अपना ये पूरा सिलेबस हो जाए फिर उसके बाद में 5 साल के डबल एओ के पेपर, 5 साल के पीजी के, 5 साल के बीएचयू के और जो भी एओ के पेपर हुए होंगे, अपन क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे उन पेपर्स के अंदर वीड मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, पेपर के माध्यम से पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो जैसे रिवीजन अपन करेंगे तो मान लो वीड मैनेजमेंट का रिवीजन करेंगे तो उससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछा गया है। कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया और अपन ने नहीं पढ़ा है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्लैरिटी है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। रोपेविक एप्लीकेटर, रोपेविक एप्लीकेटर ये भी एक इंप्लीमेंट है, रोपेविक एप्लीकेटर। पेंडामिथालिन इन पल्सेस, एप्लीकेशन मेथड्स लिखा आपने ये, लिख लिया? चलिए इसको बाद में लिख लेना, एक बार पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। सेकंड टाइप जो है इसमें आता है वो है केमिकल सेलेक्टिविटी। क्या है? केमिकल सेलेक्टिविटी, ठीक। क्या है? केमिकल सेलेक्टिविटी। मैंने आपको बताया था जब वीड का क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास, हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हर्बिसाइड को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है? एक आपका इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड होते हैं और एक आपके ऑर्गेनिक हर्बिसाइड होते हैं। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ये चीज क्लियर है? मान लो कोई हर्बिसाइड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। क्या पाया जाता है? बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक। ये हो गया बेंजीन रिंग। इसका फोर्थ कार्बन बात करते हैं तो 1, 2, 3 और फोर्थ, ये हुआ। इसी तरीके से एक और बेंजीन रिंग हम बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो फोर्थ कार्बन कौन सा है? ये वाला। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर अगर पर्टिकुलर कार्बन पर कोई चीज अगर आप ऐड कर देते हो तो उसका नोमेनकल्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चीज होता है। मान लो एक बेंजीन है, इस बेंजीन के फोर्थ कार्बन पर आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। एक बेंजीन स्ट्रक्चर है जिसके फोर्थ कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? आपका क्लोरीन ग्रुप है। तो किसी बेंजीन के फोर्थ कार्बन पर यदि क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इस हर्बिसाइड का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं डाइयूरोन। क्या बोलते हैं? डाइयूरोन बोला जाता है। और किसी बेंजीन के फोर्थ कार्बन पर यदि मिथाइल ग्रुप है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हर्बिसाइड के जिसको हम बोलते हैं क्लोरोटोल्यूरोन। क्या है? क्लोरोटोल्यूरोन है। आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी। क्लोरोटोल्यूरोन क्या है? क्लोरोटोल्यूरोन। किसी बेंजीन के फोर्थ कार्बन पर क्लोरीन है तो क्या कहलाता है? डाइयूरोन। किसी बेंजीन के फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो किसकी स्ट्रक्चर है? क्लोरोटोल। मैंने एक दिन आपको बताया था कि यदि हम ग्रास किलर की बात करते हैं तो ग्रास किलर हर्बिसाइड किनको बोलते हैं? ऐसे हर्बिसाइड जिनके अंदर पीछे क्या लगा हो? पॉप एंड फोप लगा हो। क्या लगा हो? पॉप एंड फोप लगा हो। तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रास किलर। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कॉटन हर्बिसाइड की बात करते हैं तो जनरली डाइयूरोन और मोनोयूरोन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन हर्बिसाइड। सोयाबीन हर्बिसाइड के अंदर मैंने आपको बताया था मेट्रीब्यूजिन को क्या बोलते हैं? सोयाबीन हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉटन हर्बिसाइड कौन सा है? डाइयूरोन। डाइयूरोन का मतलब ये है कि डाइयूरोन का एप्लीकेशन अगर हम कॉटन में करते हैं तो ये कॉटन को किल नहीं करता है। कॉटन के अलावा जो भी वीट प्लांट वहां पर होता है उनको कौन किल करता है? डाइयूरोन करता है। तो डाइयूरोन किसके लिए सिलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में काम करता है?
कॉटन के लिए। किसके लिए? कॉटन के लिए। वहीं अगर हम क्लोरोट्यूलुरोन की बात करते हैं तो ये किसके लिए सिलेक्टिव का काम करता है? वीट के लिए। तो हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं तो वो हर्बिसाइड भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्टिविटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस 4th कार्बन पर अगर यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप होता तो ये किसके लिए सिलेक्टिव का काम करता? कॉटन के लिए। यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो किसके लिए सिलेक्टिव है? वीट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड की केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से उसकी सिलेक्टिविटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल सिलेक्टिविटी कहा जाता है। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेलेक्टिविटी डिटरमाइन बाय केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हर्बिसाइड। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हर्बिसाइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर वही 4th कार्बन पर हमने क्या जोड़ दिया? मिथाइल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोटोल्यूरोन। और ये किसके लिए सिलेक्टिव का काम करता है? सिलेक्टिव इन वीट। इसी तरीके से इस बेंजीन पर जो है 4th कार्बन पर क्या होता? क्लोरोयूरोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायूरोन। क्या बोलते हैं? डायूरोन। और ये किसके लिए सिलेक्टिव का काम करता? सिलेक्टिव इन कॉटन। किसके लिए? कॉटन के अंदर सिलेक्टिवली क्या करता? वीट को कंट्रोल करता। ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? केमिकल सिलेक्टिविटी क्या होता है कि जब सिलेक्टिविटी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हर्बिसाइड से गवर्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल सिलेक्टिविटी कहा जाता है। एग्जांपल आपसे क्या पूछेगा कि किसी बेंजीन के 4th कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो वीट को कंट्रोल करता है। वीट के अंदर जो भी वीट प्लांट है उनको सिलेक्टिवली कंट्रोल करता है। और यदि बेंजीन के 4th कार्बन पर क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम डायूरोन बोलते हैं और ये कॉटन के अंदर सिलेक्टिव वीट कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलते हैं? केमिकल सिलेक्टिविटी। ये चीज क्लियर है? 2 मिनट बाद लिख लेना। एक और सिलेक्टिविटी यहां पर हम पढ़ लेते हैं, सी टाइप। सी के अंदर अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। क्या है? बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी, या इसे हम बोलते हैं नोन एज अ ट्रू सिलेक्टिविटी। नोन एज अ ट्रू सिलेक्टिविटी। यहां पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, बायो एंड केमिकल। क्या लिखा हुआ है? बायो एंड केमिकल। बायो एंड केमिकल का मतलब क्या हुआ? बायो एंड केमिकल। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट के अंदर कोई केमिकल आएगा और इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, तब जाकर क्या गवर्न होगी? सिलेक्टिविटी गवर्न होगी। तो इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। समझ में आया? इसके अंदर मैं एक वर्ड आपको यहां पर लिख रहा हूं कि जैसे कि फर्स्ट मैंने लिख दिया मेटाबॉलिज्म। क्या लिख दिया? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड जो है, टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड जो है किसी प्लांट के अंदर जाकर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन टॉक्सिक फॉर्म। किसमें? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड टू नॉन टॉक्सिक फॉर्म इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है? अगर मैं कहूं कि किसी हर्बिसाइड की मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा है, तो इसका जो है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्जन होने की जो स्पीड है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में सेकंड में यहां पर लिख देता हूं रिवर्स मेटाबॉलिज्म। क्या लिख दिया? रिवर्स मेटाबॉलिज्म। यानी ये किसका रिवर्स है? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का रिवर्स है, इसका मतलब क्या है कि नॉन टॉक्सिक फॉर्म में हर्बिसाइड का हम एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन क्रॉप प्लांट के अंदर जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिक फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म का उल्टा क्या कहलाएगा? रिवर्स मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिवर्स मेटाबॉलिज्म में कि नॉन टॉक्सिक फॉर्म में होगा, नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड जो है प्लांट के अंदर डालें, अप्लाई करेंगे, और प्लांट के अंदर जाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिक फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं?
रिवर्स मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिवर्स मेटाबॉलिज्म कहा जा रहा है। आप यहां तक 2 पॉइंट समझे क्या? ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपका? बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स मींस कोई केमिकल्स, उन दोनों के इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा? सिलेक्टिविटी गवर्न होगा। नॉन एज क्या कहा जा रहा है? ट्रू सिलेक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? टॉक्सिक फॉर्म में था, प्लांट के अंदर गया, किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में तो क्या था? टॉक्सिक था, नॉन टॉक्सिक में जा रहा था, तो नॉन टॉक्सिक में है, किस में जाएगा? टॉक्सिक के अंदर। यहां तक समझ में आया आपका? अब एक एग्जांपल मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, जिसका नाम है, जैसे प्रोपेनिल है। क्या है? प्रोपेनिल। ठीक है, प्रोपेनिल जो है पोस्ट इमर्जेंट सर्विसाइड है। क्या है? पोस्ट इमर्जेंट सर्विसाइड। और आपने इसका नाम सुना होगा कि राइस के अंदर वीड कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोपेनिल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये राइस का प्लांट हो गया, और एक यहां पर राइस के अंदर जो मेनली वीड पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ, या तो फ्रमेंटेशिया होता है, या फिर कोलोना होता है, या क्रसगल्ली होता है। ठीक है, यानी हम मेनली क्या लिख रहे हैं? इकाइनोक्लोआ कोलोना लिख रहे हैं। ठीक है, आपने किसका एप्लीकेशन किया? प्रोपेनिल का। राइस के अंदर भी डाला और इकाइनोक्लोआ के अंदर भी डाला। तो प्रोपेनिल जो है वो सिलेक्टिवली वीड कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली का मतलब क्या है कि इकाइनोक्लोआ को तो क्या कर देगा? खत्म कर देगा, इसको तो क्या कर देगा? किल कर देगा, लेकिन राइस के ऊपर नो इफेक्ट। इसके ऊपर क्या नहीं होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर क्या नहीं होता है? कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रोपेनिल डाला तो वो तो राइस को भी किल करना चाहिए, काइनोक्लो का भी किल करना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? ग्रासी इन नेचर के हैं, दोनों पोएसी फैमिली से बिलोंग है। लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज्म हुआ राइस के अंदर कि प्रोपेनिल का हार्मफुल इफेक्ट राइस के ऊपर शो नहीं हुआ, जबकि कौन किल हो गया? इकाइनोक्लो। तो यहां पर सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इस राइस के अंदर, किसके अंदर? राइस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एराइल एसिडेज, एराइल एसिडेज एंजाइम। कौन सा है? एराइल एसिडेज एंजाइम, जो क्या करता है कि प्रोपेनिल जैसे ही राइस के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? राइस के अंदर आएगा, इसको कन्वर्ट कर देता है 3,4 डाइक्लोरो एनिलाइन के अंदर। किसके अंदर? 3,4 डाइक्लोरो एनिलाइन के अंदर, एंड प्रोपोनिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? 3,4 डाइक्लोरो एनिलाइन और प्रोपोनिक एसिड के अंदर। तो प्रोपेनिल यहां पर किस फॉर्म में था? टॉक्सिक फॉर्म में था। यहां पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। किस प्रकार की मेटाबॉलिज्म हो रही है? रिवर्स मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिज्म है? केवल मेटाबॉलिज्म है। क्या हुआ कि हमने प्रोपेनिल का एप्लीकेशन किया राइस के फील्ड में। राइस के फील्ड में क्या था? इकाइनोक्लोआ कोलोना था, इकाइनोक्लोआ क्रसगली था, या इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेशिया था। ठीक है, यहां पर जब हमने अप्लाई किया तो इकाइनोक्लोआ तो क्या हो गया? किल हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? एराइल एसिडेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन राइस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एराइल एसिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? प्रोपेनिल जैसे ही राइस के अंदर आएगा उसके मेटाबॉलिज्म करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? 3,4 डाइक्लोरो एनिलाइन के अंदर और प्रोपेनिक एसिड के अंदर। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो प्रोपेनिल का राइस के अंदर जो सिलेक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इस एराइल एसिडेज एंजाइम की वजह से हो रही है। यानी टॉक्सिक फॉर्म का प्रोपेनिल था, किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। इस प्रकार की कन्वर्जन को हमने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म कहा। क्या कहा? मेटाबॉलिज्म। और इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को हमने क्या कहा? बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। क्यों बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी कहा? क्योंकि वहां पर राइस प्लांट भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एराइल एसिडेज एंजाइम है, और केमिकल आपका क्या है? प्रोपेनिल है। दोनों के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है? सिलेक्टिविटी गवर्न हो रही है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सिलेक्टिविटी। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको क्लियर हो गया कि टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड किस में हो जाएगा? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है? प्रोपेनिल इन राइस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेनिल इन राइस और इन इकाइनोक्लोआ स्पीसीज। तो इकाइनोक्लोआ स्पीसीज तो क्या हो जाती है? किल हो जाती है। राइस के अंदर नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रोपेनिल जो है किसकी वजह से? एराइल एसिडेज एंजाइम जो है
किसमें कन्वर्ट कर देता है, 3,4 डाइक्लोरो एनी लाइन के अंदर, प्लस किसमें, प्रोपियोनिक एसिड के अंदर, जो क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक। और ये प्रोपेनिल क्या था, टॉक्सिक था। तो टॉक्सिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन टॉक्सिक में। इस प्रकार की जो सिलेक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। क्या कहा था कि टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, और इसकी वजह से जो सिलेक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यहां पर कंफ्यूजन आपको बहुत होगा। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि मैंने जो है कोई लेग्यूम ग्रो कर रखी है। क्या ग्रो कर रखा है, लेग्यूम। लेग्यूम होती है तो उसकी पत्तियां कैसी होती है, ब्रॉड होती है। क्लियर है। अब इस लेग्यूम के अंदर ही जो है कुछ खरपतवार लग रहे हैं, लेकिन वो खरपतवार किस नेचर के हैं, उनकी पत्तियां कैसी है, ब्रॉड पत्तियां हैं। ये क्या है, आपका वीड है। ये क्या है, आपका लेग्यूम प्लांट है। अब अगर मैं मार्केट में जाता हूं और मार्केट से क्या खरीदता हूं, 2,4-D, और 2,4-D खरीद कर अगर मैं फील्ड में अप्लाई कर देता हूं तो मेरे से मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2,4-D जो है वो किसको किल करता है, ब्रॉडलीफ को किल करता है। वो ये नहीं जानता कि वीड है या फिर क्रॉप है, वो तो क्या करेगा, सबको किल करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर 2,4-D की जगह एक और हर्बिसाइड आता है जिसको हम बोलते हैं 2,4-DB। क्या कहा जाता है, 2,4-DB। आप जो है 2,4-D तक तो जानते हो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इस बी का मतलब होता है ब्यूटाइरिक एसिड। क्या होता है, ब्यूटाइरिक एसिड होता है। यहां तक समझ में आया। लेग्यूम प्लांट जो है, और ये क्या हो गया, लेग्यूम वीड, इनको ही हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम वीड। ऐसे वीड प्लांट जिनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, मेनली वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेग्यूम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, लेग्यूम। समझ में आया ये चीज। अब लेग्यूम प्लांट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम क्या करेगा, 2,4-DB। 2,4-DB जो है वैसे तो अभी किस फॉर्म में है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या, तो बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने आपको क्रिएट कर दिया। आप यहां तक समझे, 2,4-DB। 2,4-D क्या होता है, 2,4-D की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में जो 2,4-D आता है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है। जिस तरीके से भी हमने देखा, प्रोपेनिल क्या था, टॉक्सिक था। 2,4-D क्या है, टॉक्सिक। जैसे आप जाओगे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। लेकिन हमने जो है मार्केट में कौन सा हर्बिसाइड खरीद रहे हैं, 2,4-DB खरीद रहे हैं। और ये 2,4-DB किस नेचर का होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। समझ में आया। वीड प्लांट जो है, लेग्यूम वीड प्लांट होते हैं, इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम है। इसके अंदर तो क्या पाया जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम। लेकिन जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, ठीक है, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं इनके अंदर क्या अनुपस्थित होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। इनके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं पाया जाता है। यहां तक समझ में आया। 2,4-DB को मार्केट से लेकर आए और हमने लेग्यूम वीड पर भी डाला और लेग्यूम प्लांट पे भी डाला। जैसे ही हम लेग्यूम वीड पर डालेंगे तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन है। क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। 2,4-DB की अभी हमने बात की है, किस फॉर्म में होता है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। बीटा ऑक्सीडेशन क्या करेगा, यहां पर जो बी था यानी जो ब्यूटारिक एसिड था उसको तो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4-D के। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4-D के अंदर। और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेग्यूम वीड के अंदर। लेकिन यहां पर क्या अनुपस्थित है, बीटा ऑक्सीडेशन है। यानी 2,4-DB अगर आपने डाला तो वो प्लांट के अंदर किसी फॉर्म में रहेगा, 2,4-DB की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम नहीं है। तो यहां पर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में था, लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टॉक्सिक फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टॉक्सिक फॉर्म में। रीजन क्या था, क्योंकि लेग्यूम वीड के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन, जो क्या करता है 2,4-DB नॉन टॉक्सिक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर देता है, 2,4-D के अंदर। यानी नॉन टॉक्सिक फॉर्म का टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होना किसके अंदर, प्लांट के अंदर, क्या कहलाता है, रिवर्स मेटाबॉलिज्म। नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड का किसमें, टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, रिवर्स मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हमने देखा कि यहां पर जो वीड प्लांट थे, और वीड प्लांट कौन से, लेग्यूम वीड जो होते हैं उनके अंदर तो बीटा ऑक्सीडेशन था, यानी 2,4-DB नॉन टॉक्सिक फॉर्म का था।
वीड प्लांट के अंदर, लेग्यूम वीड के अंदर डालने पर उनके अंदर प्रेजेंट बीटा ऑक्सीडेशन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और किसमें कन्वर्ट करता है, 2,4-D के अंदर, ठीक है। जबकि आपके लेग्यूम प्लांट के अंदर, जो लेग्यूम क्रॉप प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, बीटा ऑक्सीडेशन प्रेजेंट नहीं होता है, जो 2,4-DB को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और प्लांट के अंदर वो किस फॉर्म में रहता है, 2,4-DB की फॉर्म में रहता है। ये चीज क्लियर है। और इस प्रकार की सिलेक्टिविटी को, कि यहां पर कौन किल हुआ है, लेग्यूम वीड किल हो गए, लेकिन लेग्यूम क्रॉप प्लांट किल नहीं हुए, तो ये भी एक क्या है, आपकी सिलेक्टिविटी है। किसकी वजह से गवर्न हो रही है, क्रॉप प्लांट है और केमिकल है, दोनों का इंटरेक्शन हुआ, यानी बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। और इस सिलेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलेक्टिविटी बोलते हैं और रिवर्स मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, मतलब ये टाइप ट्रू सिलेक्टिविटी के है ना, रिवर्स मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म किसके टाइप है, ट्रू सिलेक्टिविटी के अंदर है। तो एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, 2,4-DB, ठीक है। 2,4-DB की फुल फॉर्म 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। मान लो ये है आपका लेग्यूम क्रॉप प्लांट, और यहां पर क्या अनुपस्थित है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम एब्सेंट है, ठीक। एक में यहां पर बना रहे हैं लेग्यूम वीड, क्या प्रेजेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम प्रेजेंट है। और बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम क्या करता है कि जो 2,4-DB होता है, उस 2,4-DB को किस में कन्वर्ट कर देता है, 2,4-D के अंदर, यानी ये किस फॉर्म में था, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में था, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक फॉर्म में। तो इस प्रकार के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मेटाबॉलिज्म। ये चीज क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया। बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी के अंदर दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट वन है आपका ट्रू सिलेक्टिविटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सिलेक्टिविटी बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म है, रिवर्स मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई चीज खाए, हार्मफुल चीज भी अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं उसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी प्लांट के अंदर टॉक्सिक फॉर्म देने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जिसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना है, प्रोपेनिल का एप्लीकेशन राइस के केस में जो सिलेक्टिविटी गवर्न होती है वो किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिज्म की वजह से। किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का उल्टा, यानी नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं, लेकिन प्लांट के अंदर जाकर टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर हमने एग्जांपल बात किया 2,4-DB, ठीक है, जो भी लेग्यूम क्रॉप प्लांट होते हैं उनके अंदर ब्रॉड लीफ को किल करने के लिए। समझ में आया, एक बार आप इसको लिखिए, फिर क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटीज का लास्ट पार्ट बाकी है, उसको हम समझेंगे, थोड़ा जल्दी करना है ना। जीन से भी सिलेक्टिविटी गवर्न हो सकती है, जीन मेजर माइनर जीन। यार जीन का एक बार तुम देखना, हम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ क्रॉप प्लांट के बारे में बात करेंगे। भाई रेड ही होगा, अक्कू शर्मा जो भी हो आप, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर जो थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास का क्या है, लाइट ग्रीन है, सेकंड क्लास का क्या है, येलो है, थर्ड क्लास का क्या है, रेड है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्लास का क्या है, ब्लू है, फिफ्थ क्लास का क्या है, डार्क ग्रीन है, ठीक है। सिक्स क्लास का क्या है, ऑरेंज है, सेवन क्लास का क्या है, ब्राउन है, और एट क्लास का क्या है, पर्पल है, ठीक। थर्ड क्लास का रेड है। आईसीआर की साइट आईसीआर की वेबसाइट पर नहीं होगा, आप इससे की जानकारी लेने के लिए ऐसा करना, एक बुक आती है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दे रखा है, वहां से आप कवर कर लेना, है ना, मिल जाएगा। लिखा ये सबने लिख लिया, बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी, बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। एक एग्जांपल और लिख लेना यहां पर,
एट्राजीन इन maize and sorghum due to glutathamine transferase. Atrazine in maize and sorghum due to the glutathamine transferase. मेज और सोरगम के अंदर ग्लूटेथेमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम पाया जाता है जो एट्राजीन को ग्लूटेथेमिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बाकी जो वीट प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्लूटेथेमिन ट्रांसफरेज नहीं पाया जाता है, इस वजह से वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्राजीन की सिलेक्टिविटी मेज और सोरगम के अंदर जो है वो किस रीजन की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, तो याद रखना है ग्लूटेथेमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से होती है। चलो एक बार कंफर्म कर लेंगे, अगर आप बोल रहे हो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की में, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि रेड जो है वो क्या रेड है ना, इसमें रेड ही होगा भाई। एक बार और कंफर्मेशन कर लेंगे क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है। क्या होता है, किसका पुतला कहा जाता है, मतलब जो भी है ना? एक बार देख लेंगे, अगर गलती होगी तो उसको सही करवाएंगे, ठीक है, कंफर्मेशन करके बता देंगे। इसको लिखिए आप। आपने राउंड अप रेडी या लिबर्टी लिंक कॉटन के बारे में सुना है? सुना होगा ना, अच्छी बात है, उनको भी अपन लिखेंगे। इसको लिखिए थोड़ा फटाफट। प्रोपेन, नॉन टॉक्सिक है ये ना, प्रोपियोनिक एसिड नॉन टॉक्सिक। लिख लिया? कल अपन जिसके बारे में बात कर रहे थे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आज विधानसभा के अंदर भजन लाल जी ने जो है कहा कि हम राजस्थान के अंदर भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेकर आएंगे, मतलब जल्दी जो है हमारी राजस्थान विधानसभा में भी वो प्रस्तावित होने वाला है। एट्राजीन इन मेज एंड सोरगम ड्यू टू द ग्लूटेथेमाइन ट्रांसफेरेज। ठीक है, जहां तक अभी न्यूज़पेपर है, क्या दंगा होगा इस केस पे? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? 19 रुपए में जो है दैनिक भास्कर का एक ऐप आता है, मोबाइल तो आप सब लोगों के पास होगा, एक बार है ना उसको करना, कुछ काम की चीजें जो भी है। रोज, आज रोज क्या होता है ये? गुलाब, अच्छा आज गुलाब दिवस है। अच्छा, चलो लिखा क्या? एक शायरी है, आप लोगों को सुना देता हूँ ना। ये जो रोज बोला है इन्होंने कि फरवरी का माह उन्हें मुबारक, कि फरवरी का माह उन्हें मुबारक जिनका इश्क तारीखों का मोहताज है। समझ, यही है, 2 लाइनें। अरे भाई, फरवरी का माह उन्हें मुबारक जिनका इश्क तारीखों का मोहताज है। समझ में आया? नहीं, अपना कुछ नहीं है, अपना खत्म है ना सिस्टम। रिवर्स मेटाबॉलिज्म, नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ हर्बिसाइड टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। 2,4-DB 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसके पीछे ब्यूटाइरिक एसिड आपको मेंशन करना है। ये आपको समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हाई लेवल का है ना? आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे एक बार बना लेना। चलिए, 14 फरवरी को भाजपा सरकार जो है मातृ पितृ दिवस
मनाने जा रही है, तो आप लोगों को भी जो है मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृ पितृ माता पिता दिवस, पेरेंट्स डे, है ना। हाँ, जब राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार थी, वसुंधरा सरकार, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था, लेकिन गहलोत सरकार ने आकर इसको, चलिए लिखा क्या आप लोगों ने? स्पीड बड़ी कमजोर है यार आप लोगों के ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिवर्स मेटाबॉलिज्म। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी प्लांट के अंदर जब हम किसी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं, दो प्लांट हैं, एक के अंदर किसी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया तो मेटाबॉलिज्म होने में जो है 5 मिनट लगे, दूसरे प्लांट के अंदर हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगे, तो किसके अंदर जो है या कौन सा प्लांट जो है वो पहले किल हो जाएगा, 5 मिनट वाला या 10 मिनट वाला? ये है समझ में। कोई प्लांट है, दो प्लांट है, एक ए है एक बी है, इसके अंदर सेम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया, यहाँ मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगे, यहाँ पर कितने मिनट लग रहे हैं? 10 मिनट लग रहे हैं। कौन सा पहले किल होगा, 5 मिनट वाला या 10 मिनट वाला? कौन सा? जिसके अंदर कम समय लग रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? टॉक्सिक का नॉन टॉक्सिक में कन्वर्जन। जिसके अंदर पहले जल्दी कंप्लीट होगी उसके अंदर इफेक्ट जो है क्या होगा? मरेगा नहीं भाई। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन तुमसे गलत तरीके से पूछ लिया, तो तुम्हें जवाब देना चाहिए था सर आपने क्वेश्चन गलत पूछा, ठीक है। किल नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आपसे दे दिया जाए और अगर पूछे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अगर आप में वाकई में उस क्वेश्चन की समझ है तो आप जो है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन जो है या मेंटल जो है अपन सही तरीके से जब उसको व्याख्या नहीं कर पाते तो ऐसी चीजें घटित हो जाती है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लिबर्टी लिंक कॉटन और आपने राउंड अप रेडी का नाम सुना होगा, नहीं सुना? सुपर वीड का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है सुपर वीड? चलो ये लिख लिया क्या आपने? लिख लिया पीछे? चलो, सुपर मारियो का नाम सुना होगा, है? सुना है सुपर मारियो? हाँ चलो ठीक है, चलिए वीडियो गेम ना। चलिए इसके बाद एक और सिलेक्टिविटी है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में हम बात करेंगे। क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी। क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी मतलब क्या है कि जो सिलेक्टिविटी गवर्न हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? टाइम को इंडिकेट करता है। आपने एक्सटेंशन में पढ़ा होगा कि साइंस डील्स विद द टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनेमिक्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी के अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। सेलेक्टिविटी इज ड्यू टू manipulation in time application of herbicide। एक बार आप भी लिख लो, 2-3 पॉइंट है फिर समझते हैं इसको ना। क्रोनोलॉजिकल selectivity is due to the manipulation in time application of herbicide। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पैराक्वाट act as selective herbicide in potato at 2 to 5% germination और 15 days after planting। DAP का मतलब डायमोनियम फॉस्फेट भी होता है और एक होता है डेज आफ्टर प्लांटिंग, डेज आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। बट more than 5% germination, more than 5% germination and more than 15 days after
प्लांटिंग, पैराक्वाट नॉन सिलेक्टिव इन पोटैटो। ये एक एग्जांपल आप लिख लो एक बार, फिर इसको हम समझते हैं। Selectivity is due to the manipulation in time application of herbicide. Example है paraquat act as a selective herbicide in potato at 2 to 5% germination or 15 days after planting. But more than 5% germination and more than 15 days after planting, paraquat act as a non-selective in potato. ठीक, एक बार आप इसको लिखो। चलिए, लिखा ही आपने। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी, क्रोनोलॉजी जहां पर अभी आएगा वहां पर क्या होगा, टाइम होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टिविटी इज ड्यू टू द, किसमें मैनिपुलेशन हमें करना है, मैनिपुलेशन इन टाइम एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। यदि हर्बिसाइड के टाइम एप्लीकेशन में मैनिपुलेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगी, सिलेक्टिविटी। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि पैराक्वाट एक्ट एज अ सिलेक्टिव हर्बिसाइड इन पोटैटो। वैसे तो पैराक्वाट क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव में भी कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन पैराक्वाट एक्ट एज अ सिलेक्टिव हर्बिसाइड इन पोटैटो, किसके केस में, पोटैटो के केस में कैसा काम करता है, सिलेक्टिव का। अब कब सिलेक्टिव होगा, एट द 2 to 5% जर्मिनेशन और 15 डेज आफ्टर प्लांटिंग। कितना, 2 से 5% जर्मिनेशन हो या फिर 15 दिन आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांटिंग करने के 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर जब उसका जर्मिनेशन केवल कितना हो, 2 से 5% हो। और उस फील्ड के अंदर अगर आप पैराक्वाट का एप्लीकेशन करते हो तो पैराक्वाट किसके रूप में काम करेगा, सिलेक्टिव। एग्जांपल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये पोटैटो, हमने एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने पोटैटो की प्लांटिंग की है। किसकी प्लांटिंग की है, पोटैटो की प्लांटिंग की। जनरली अगर हम बात करते हैं जर्मिनेशन में कितने दिन लग जाते हैं, मेनली 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन सुगर केन हो गया या पोटैटो हो गया तो इनका जर्मिनेशन होने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम बोल देते हैं भाई 10 से 15 दिन जो है इनके जर्मिनेशन में लगते हैं, ठीक है। पोटैटो हमने प्लांट किया था और पोटैटो के अंदर जो जर्मिनेशन है, पूरे फील्ड के अंदर जर्मिनेशन जो है वो कितना हुआ है, 2 to 5% हुआ। यानी जो इसका ट्यूबर था वो ट्यूबर केवल कितना परसेंट जर्मिनेट हुआ है, 2 से 5% जर्मिनेट हुआ, यानी कंप्लीटली जर्मिनेट नहीं हुआ है। इस कंडीशन के अंदर यदि अगर हम, आप मान लीजिए किसका एप्लीकेशन करोगे, पैराक्वाट का, तो ये किसके रूप में काम करेगा, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब पोटैटो को किल नहीं करेगा, लेकिन पोटैटो के अलावा जो भी पार्ट कांटेक्ट में आएगा उसको क्या करेगा, किल करेगा। लेकिन जर्मिनेशन कितने से ज्यादा हो जाए, मोर देन 5% हो जाए, या फिर प्लांटिंग की करने के बाद कितने दिन हो जाए, मोर देन 15 डेज हो जाए, तो उस केस में पैराक्वाट किसकी तरह काम करने लग जाएगा, नॉन सिलेक्टिव के रूप में काम करने लग जाएगा। तो यहां पर जो सिलेक्टिविटी डेवलप हुई है वो कब हुई है कि हमने पैराक्वाट का एप्लीकेशन पहले कर दिया। पहले कब किया, 15 डेज आफ्टर प्लांटिंग कर दिया, या फिर जब उसका जर्मिनेशन 2 से 5% हुआ था उस टाइम पे ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमने हर्बिसाइड का जो एप्लीकेशन था उसके टाइमिंग में क्या किया है, कुछ ना कुछ चेंज किया है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया है, और इसकी वजह से जो सिलेक्टिविटी डेवलप हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी। तो क्या ये याद रहेगा आपको, क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और जो है आप लिख लीजिए। एक कॉटन होती है जिसको हम बोलते हैं राउंड अप रेडी। क्या होता है, राउंड अप रेडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट वीट प्लांट इन इंडिया दैट शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हर्बिसाइड, ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसने भारत के अंदर पहली बार खरपतवार नाशों के प्रति जो है क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है, फ्लेरिस माइनर, कौन से हर्बिसाइड के खिलाफ, आइसोप्रोटेरोन। कब, 1993 के अंदर। और वर्ल्ड में क्या एग्जांपल था, सेंसियो वल्गेरिस। कौन सा है, सेंसियो वल्गेरिस अगेंस्ट दी एट्राजिन 1968 इन यूएसए, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल याद है। राउंड अप रेडी, राउंड अप रेडी जो है लिख लेना, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस कॉटन, ठीक है। एक है आपका लिबर्टी लिंक कॉटन, लिबर्टी लिंक कॉटन। लिबर्टी लिंक कॉटन जो है ग्लाइफोसेट अमोनियम रेजिस्टेंट कॉटन। एक आप लिख लेना
ये दोनों केस जो है वो कॉटन से संबंधित है, कॉटन। फिर आप लिखना मस्टर्ड। मस्टर्ड के केस में याद रखना ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड, ठीक है। इसका नाम है DMH11। कौन सा है? DMH11। ये क्वेश्चन जो है हमारे PhD एग्रोनॉमी का पेपर था 2023 का, उसमें पूछा गया था। DMH11 जिसको हम बोलते हैं धारा मस्टर्ड 11, ठीक है, बाय दी बार्नेज बास्टर जी। किसकी वजह से? बार्नेज बास्टर जीन की वजह से। ऊपर हेडिंग डाल लिखना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स अगेंस्ट हेर्बिसाइड, ठीक है। जिसके अंदर कॉटन के केस में राउंड अप रेडी, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस कॉटन, लिबर्टी लिंक कॉटन, ग्लाइफोसेट अमोनियम रेजिस्टेंट कॉटन। मस्टर्ड के अंदर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस मस्टर्ड जो है DMH11 है, धारा मस्टर्ड 11 है, जो बार्नेज बास्टर जीन की वजह से क्या है, रेजिस्टेंसी शो करता है, ठीक है। लेकिन नॉट अप्रूवल बाय GESC फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है। जैसे बीटी ब्रिंजल जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए उसको अप्रूवल नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो अप्रूवल करने वाली जो कमेटी है उसका नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं GESC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यहाँ पर GESC है, ये GESC का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक, शॉर्ट में लिखा है GESC। इसी तरीके से सोरगम के अंदर भी है, कल हम एक दो पॉइंट और लिख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल वापस मिलते हैं। थोड़ा पढ़ के आना है ना।